हाँ, तो कांग्रेस पार्टी 133 सीटों पर, मतलब ये नेक एंड नेक कहा जा रहा था एग्जिट पोल के हिसाब से, लेकिन यहां तो प्रचंड बहुमत कह लीजिए। कांग्रेस पार्टी बीजेपी को जितनी सीटें हैं उससे डबल से भी ज्यादा, दोगुनी से भी ज्यादा सीटें, मतलब 65 सीटें अगर बीजेपी को है, कांग्रेस पार्टी को 133 सीटें और जेडीएस 22 सीटों पर। वैसे जेडीएस की जरूरत अब नहीं है, किंग मेकर की बात बार बार कही जा रही थी। मेरे साथ इस वक्त नीरज जो है मेरे सहयोगी, वो खड़गे के घर के बाहर मौजूद हैं। नीरज, हलचल है कुछ? जी आ रहे हैं आपके पास, बताइए नीरज। 133 सीटें कांग्रेस। अमन, बिल्कुल देखिए, हलचल तो है यहाँ। आपसे थोड़ी देर बाद मल्लिकार्जुन खड़गे मीडिया से बातचीत भी करेंगे, लेकिन उनके आवास पे लगातार गाड़ियों की कतारें आपको बता रही होंगी। निजाम जी एक बार तस्वीरें दिखा दे। घर इनका ये प्राइवेट घर है, यहाँ जो है सरकारी आवास नहीं है। यहाँ लोगों के आने का तांता लगा। हमारे साथ गौरव वल्लभ है। लगातार लोग जा रहे हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे को बधाई दे रहे हैं। और आपसे तो तब भी मुलाकात हुई थी जब मल्लिकार्जुन खड़गे से हम लोग मिले थे। बार बार अब ये सवाल नहीं उठ रहा, आप लोग जीते हैं, आराम से जीते हैं, अच्छी मेजॉरिटी है, चेहरा कौन होगा, सिद्धारमैया जी या डीके शिवकुमार जी, ये सवाल पूछा भी जाएगा। चेहरा कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता होगा, जो हम मंत्री भी बनाएंगे, मुख्यमंत्री भी बनेंगे और 24 में प्रधानमंत्री भी लोगों के आशीर्वाद से बनाएंगे। कुछ एक प्रोसेस है हमारे यहाँ, उस प्रोसेस के तहत हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक पार्टी, ऐसे एक आदमी कमरे में जाए और सोच के नाम ले आए, वो पद्धति नहीं। वो प्रोसेस को पूरा करेंगे। हमारे एमएलएज हैं, वो जो चुने हुए हैं, उनसे राय मशवरा किया जाएगा। फिर उसके बाद हाईकमान से उसमें डिस्कशन होगा और उसके बाद कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जरूर मुख्यमंत्री बन रहा है, ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं। नहीं, वो तो बनेगा। गौरव जी, आप भी देखते हैं, राजस्थान को आपने देखा, छत्तीसगढ़ को देखा, मध्य प्रदेश को देखा। मध्य प्रदेश में तो आपकी सरकार भी चली गई थी। कोई किसी तरह का आमने सामने की स्थिति पैदा नहीं होगी दो गुटों के बीच में? ऐसा कुछ नहीं। कलेक्टिव लीडरशिप में पूरा चुनाव लड़ा है, तो जब कलेक्टिव लीडरशिप में पूरा चुनाव लड़ा है तो ये सारी बातों का कोई महत्व नहीं है। तो बजरंग दल पे आप लोग प्रतिबंध लगाने, कार्रवाई करने की बात कर रहे थे, बजरंग बली का आशीर्वाद आपको मिला है? प्रतिबंध की और ये बातें ना करके हम ये कहें कि जय बजरंग बली, तोड़ भ्रष्टाचार की नली। और बजरंग बली ने आज शनिवार के दिन अपना घोटा ऐसा घुमाया कि भ्रष्टाचार की नली टूट गई। बजरंग दल पर बैन लगेगा ना? टूट गई। गौरव वल्लभ लगातार कांग्रेस की नीतियों को जनता के सामने रख रहे थे। अमन कम जी, ठीक है। अरुण, आपके पास लौटेंगे। मेरे साथ यहाँ हर्षवर्धन त्रिपाठी हैं, राहुल जी हैं, अशोक वानखेड़े, सुप्रिया जी हैं, शहजाद अभी आएंगे। लेकिन हर्षवर्धन जी, बैन तो लगेगा बजरंग दल पर? तो अब नहीं, मुझे लगता है कि अगर पीएफआई के साथ बजरंग दल की तुलना की और ये चुनाव के पहले की है, चुनाव के दौरान की है, तो ये तो उनको कहीं न कहीं कुछ इनपुट होगा उनके पास। और ज्यादातर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि जिस तरह का व्यवहार बजरंग दल कर रहा है उसमें प्रतिबंध लगना चाहिए। तो अगर उनके वायदे में शामिल है घोषणा पत्र में और उनको परिणाम दे रहा है, अगर वो उनको चुनाव जिता रहा है, तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कांग्रेस उस तरफ जाएगी। तो ये मतलब उस ऐलान का कितना इसमें योगदान है 133 में? देखिए, सीधे तौर पर भले योगदान नहीं हो, लेकिन ये कोई छिपी हुई बात नहीं है कि कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी समस्या है देश भर में मुसलमान उसको छोड़कर क्षेत्रीय दलों के साथ गया। कर्नाटक एक मॉडल के तौर पर उभरेगा। 2024 में देश के मुसलमानों को बहुत साफ संदेश है। कांग्रेस पार्टी उनकी प्रायोरिटी लिस्ट में ऊपर आई है। अब वो कैसे इसको कितना कैरी कर पाते हैं, ये बड़ा सवाल है। ठीक है, अभी शहजाद आ गए। शहजाद आ जाइए, क्योंकि 65 सीटें आप लेकर आए। आइए, बैठिए शहजाद। 65 डबल हो गया भाई कांग्रेस तो। शहजाद, 65 का 133 क्या हो गया ये? देखिए, ऐसा है, पहले तो बड़े विनम्रता से जो भी कर्नाटका की जनता ने फैसला सुनाया है उसको उतने ही विनम्रता से स्वीकारते जैसे उत्तर प्रदेश की जनता ने आज हमें आशीर्वाद दिया है। दूसरी बात यह है कि अगर आप देखिए, एक बड़ा हवा क्रिएट किया गया था कि एंटी इनकम्बेंसी का वोट है। अभी मैंने जो आंकड़े देखे हैं, हमारा वोट शेयर लगभग वही है, 36%। अगर एंटी इनकम्बेंसी होता तो जैसे क्लीन स्वीप हमने देखा है नगर निगमों में, राहुल जी थोड़ा सा इंतजार कीजिए, तो वैसा क्लीन स्वीप होता नजर नहीं आया वोट शेयर के लिहाज से। तो कहीं ना कहीं जो एक ये नैरेटिव क्रिएट किया गया, जेडीएस धस गई। जेडीएस जब धसी तो उसका जो एक वोट बैंक, एक ट्रेडिशनल वोट बैंक है जिसको मैं टीवीटीज कहता हूँ, ट्रांसफरेबल वोट बैंक एंड तुष्टिकरण सिस्टम, उसके तहत कांग्रेस को वोट टीवीटीज, जैसे आप लोग तो फेमिलियर हो टीवीटीज क्या होता है, वैसे पॉलिटिक्स में भी आज एक टीवीटीज की शुरुआत हुई है। उसका मतलब है ट्रांसफरेबल वोट बैंक एंड तुष्टिकरण सिस्टम। तो जहां पर किसी पार्टी को लगता है कि ये वोट बैंक मेरे पास पूरा आए ना आए, तो वो कांग्रेस को दे देती है या कांग्रेस कहीं और किसी और को दे देती है कि भाजपा को हराना है,
ये संदेश लेकर, और एजेंडा इसीलिए ऐसा खुलकर बात करिए, मतलब मुस्लिम वोट बैंक पूरा ट्रांसफर हो गया ना इधर देखिए कांग्रेस में। आप उसकी और विश्लेषण व्याख्या कीजिए। मुझे बताइए ना कि जब कोई कहता है कि मैं धर्मांतरण के खिलाफ कानून हटा दूंगा, जब कोई कहता है कि गौ हत्या के खिलाफ कानून में हटा दूंगा, एसडीपीआई को निकाह करके मैं राजनीतिक दल बना दूंगा, तो वो कौन से एक वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहा है, और वो वोट बैंक उनके पास ट्रांसफर हो। अगर ये एंटी इनकम्बेंसी वोट होता अमन जी, तो हमारा 30% वोट हो जाता। तो फिर ये आरोप लगेगा ना, आप भी शायद एक वोट बैंक को साध रहे थे जब बजरंग बली बटन दबेगा बजरंगी पर, तो आप भी क्या एक वोट बैंक को साध रहे थे? नहीं, देखिए मैं तो ये कह रहा हूं कि जब एक नारा निकला कि रहमान खान ने कहा जय बजरंग बली, डरावना नारा होता है, तो सारे हिंदू बोलते। क्या कांग्रेस के हिंदू जय बजरंग बली नहीं बोलते? आज प्रियंका जी गई है जाखू मंदिर, तो वो तो बोलती हैं, इसलिए गई है ना। अगर आस्था नहीं होती तो क्यों जाती फोटो खिंचवाने? तो ये तो पॉलिटिकल मुद्दा था ही नहीं। ये इतना तो नहीं उम्मीद थी ना कि डबल 66-132 थी, मतलब 10, 15, 20, 25 सीट ऊपर नीचे, मतलब ये इतना डबल। ये सीट में जो कन्वर्जन होता है वोट का, वो एक अलग सिस्टम होता है। अब उनको जेडीएस का एक टीवीटीज मिल गया। मैं कह रहा हूं कि हमारा वोट बैंक वहीं का वहीं है, और आप शाम आते आते हिस्टोरिक हाई भी बीजेपी का वोट बैंक रहेगा, वोट शेयर रहेगा, क्योंकि बीजेपी का सबसे हाईएस्ट वोट शेयर 2018 को रहा 36.8%। अभी अब मैंने जो देखा है 36% तक तो है, उसको अब और भी गिनती होगी तो हो सकता है कि हमारा हाईएस्ट परफॉर्मेंस हो। तो क्या आप इसको एंटी इनकम्बेंसी कह सकते हैं? और कांग्रेस का ये बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं है, कांग्रेस का बेस्ट परफॉर्मेंस 1989 में था। ये केवल केस ऑफ टीवीटी ट्रांसफर, टोटल वोट बैंक ट्रांसफर। एंटी इनकम्बेंसी सीटों से नहीं होती है। देखिए ऐसा है कि मैं पूछ रहा हूं, मतलब सीटों से नहीं होती एंटी इनकम्बेंसी। एंटी इनकम्बेंसी का जो पैमाना है, आम तौर पे हम क्या देखते हैं, जैसे यूपीए की सरकार थी 2009 में, उनका 25% प्लस वोट शेयर था। जब 2014 आया तो इतना एंटी इनकम्बेंसी हो गया, तो उनका वोट शेयर धसकर 18-19% हो गया। सीट में भी गिरावट हुई, पर वोट अगर मेरे खिलाफ है तो उसका कहीं ना कहीं तो आपको लक्षण 36% है। मैं देखिए 2 लोकसभा चुनाव का उदाहरण दूंगा, बड़ा अच्छे से उत्तर स्पष्ट हो जाएगा। 2014 के लोकसभा चुनाव में एक तरह से कांग्रेस को 7.5 करोड़ वोट मिले थे, और बीजेपी को मिले थे 12.5 करोड़ के आसपास वोट, 5 करोड़ का। अब कांग्रेस जो है कि 2019 में पहुंच गई, जो है कि 12 करोड़ पे कांग्रेस 12.5 करोड़ पे खुद पहुंच गई, बीजेपी पहुंच गई 22 करोड़ पे। तो क्या कहेंगे इसको हम लोग? तो इसमें नहीं सुन तो लीजिए, नहीं बीजेपी मेरे पॉइंट को प्रूव किया। नहीं, मैंने कहा कि देखिए, नहीं प्रूफ नहीं किया है हमने। आप सोच के देखिए ना कि आप 36 पे बने हुए हैं, और अब 40, एक तरह से 8% का अंतर आ जा रहा है। तो और वो किस सेक्शन में अंतर आ रहा है? केवल इसको हम लोग ये नहीं कर सकते। लीजिए 12-13%। मैंने सुन तो लीजिए, देखिए जेडीएस को चीजें बोल दी, जहां जेडीएस का गढ़ नहीं था, वहां पे भी कांग्रेस को आपकी सफलता मिली। आपके सोचिए कि जो कोस्टल रीजन था वहां पे भी बड़ी अभूतपूर्व सफलता। लेकिन जेडीएस के भी अशोक जी बता रहे थे 16 सीटें तो ट्रांसफर हुई ना कांग्रेस। जेडीएस की 16 हुई तो 35 तो बीजेपी की भी सीटें कांग्रेस ने जीती ना, 35 बीजेपी की भी जीती है। तो उसका जवाब तो फिर इन्हें देना पड़ेगा पुणे। देखिए वो मैं वही कह रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, मतलब 16 जेडीएस की तो 35 आपकी भी नहीं। वो 3-वे फाइट तो टीवीटीज नहीं है ना, बीजेपी से अगर ट्रांसफर तो टीवीटीज नहीं होगा शायद। ऐसा है 3-वे फाइट हुआ करता था। जब 3-वे फाइट था तो टीवीटीज डिस्ट्रीब्यूटेड था इक्वली। जब एक ने ये निर्णय किया कि मैं चाहे खत्म हो जाऊं पर मैं अपने टीवीटी तुम्हें ट्रांसफर करूंगा, तो इस डील के साथ एसडीपीआई ने भी इनके लिए काम किया है। आज तो इनको खोलकर स्वागत करना चाहिए कि सारी पार्टियों ने मिलकर जो कांग्रेस को एक प्रकार से वो कहते हैं ना बैसाखी दी है, तो उस बैसाखी के आधार पर उनको ये वोट मिले हैं। हम लोग का 36 का 36 पहले भी था, अभी भी है, लेकिन 35 सीटें जो गई। नहीं, निश्चित तौर पर देखिए अमन, इसको मैं जो देख पा रहा हूं, और ये आंकड़ा 2 ही है बस इस पूरे चुनाव में। एक ये कि भारतीय जनता पार्टी अपना लिंगायत बचाए रखने में कामयाब हुई, ये बड़ी चीज है। जब ये कहा जा रहा था कि येदियुरप्पा जी बाहर हैं या वो सीधे नहीं है, भले वो टॉप कमेटी में है, और दूसरा ये कि क्या मुसलमान मतदाता कांग्रेस के साथ आया कि नहीं, इस पूरे चुनाव का बेस लाइन यही है, बाकी उसके इर्द गिर्द की चीजें हैं। और जहां तक सीटों की बात है, भारतीय जनता पार्टी को यह तो सोचना ही पड़ेगा कि आखिर चुनाव में जब वो जा रहे हैं तो प्रत्याशी चयन से लेके बाहरी कैंडिडेट से लेके अपने लोगों को लेकर वो सब तो सोचना ही पड़ेगा, लेकिन मूल बात यही है, लिंगायत और मुस्लिम मतदाता। मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव जितवा देंगे। हाँ, चैनल पे लिंगायत का फैक्टर दिखा रहे हैं, और लिंगायत फैक्टर में 22 प्लस हुआ है कांग्रेस, 22 सीटें, और 20 घटे हैं लिंगायत के बीजेपी के। वोट गिरा है। दूसरी बात है, जो वोट परसेंटेज की बात हम करते हैं, जब पूरा सब रिजल्ट्स आ जाएंगे तब पता पड़ेगा कि बीजेपी की कुछ सीटें बहुत ज्यादा मार्जिन से जीत गई है, इसलिए आपका वोट परसेंटेज बढ़ता है। 36 इसलिए इंटैक्ट है एक तरीके से। लेकिन मैं ये नहीं मानता कि 64 और 135 में आप ये कहो कि एंटी इनकम्बेंसी नहीं है।
ये वोट परसेंट मध्य प्रदेश में क्या हो गया था, वोट परसेंट ज्यादा था, सीटें कम थी, सरकार कांग्रेस की बन गई थी, बाद में उधार के सिंदूर पे होगी, बात अलग है। तो ये वोट परसेंटेज जब आप गिनते हो तो आपको वोट मार्जिन भी देखना होता है। वो तो 85 से ही चल रहा है ना शहजाद, यहाँ तो कर्नाटक में तो 85 से रिपीट नहीं हुई सरकार, नहीं वो एंटी इनकम्बेंसी तो 85 से चलती आ रही है। नहीं, वो तो एक हिस्टोरिक ट्रेंड, एक रिवाज है ही, सरकारें बदलने का रिवाज है। पर जब जब भी सरकारें बदली गई हैं वहां पर वोट बैंक, वोट शेयर को धक्का लगा है। इस बार सरकार बदली गई है, न्यूमेरिकली ये जीते हैं, पर क्या नैतिकता के पटल पर ये कह सकते हैं कि हम जीते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा वोट बैंक, वोट शेयर कम ही नहीं हुआ है। अगर to see the Prime Minister do so many rallies and such long road shows, and it went on, and I saw also when post the elections that the campaigning was over, the next day I was watching on telly again something or the other the Prime Minister was saying, and which I thought was not correct. But I really am surprised at amount of effort and time, and it's not a general election, it's a state election, but BJP used everything possible, including the Prime Minister, to be there, and road shows and everything, all the efforts. And as I said, I'm surprised at the effort that the Prime Minister made. But it didn't have any benefit. It didn't do any change. The people had made up their mind, and definitely they saw Rahul, how hard he worked, how the effort that he made in Bharat Jodo, that all of India people have appreciated, and people of Karnataka he met. I know that he was there. He met a number of people, and people wanted a change. They see the effort they made, and also the wrong that was done with Rahul to be removed from Parliament is so incorrect. And they don't want a government that is going to do this with the members of Parliament who raise the voices that the BJP tries to diffuse, tries to hide. And the thing is that Rahul is definitely... तो समझ लीजिए कांग्रेस पार्टी की बैटरी चार्ज करने वाले रिजल्ट्स है भाई। 2024 से पहले बड़ा स्टेट कर्नाटक, रिच स्टेट कर्नाटक, 135 सीटें, और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 64, मतलब 64 का डबल भी कर देंगे तो 134, उससे भी ज्यादा 135। जेडीएस 22 सीटों पर है। अब हालांकि कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, मतलब डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, खड़गे, शायद नाम भी ले लिया ना। नहीं, अभी मुझे बड़ा ताज्जुब लग रहा था कि वो कह रहे थे कि हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, जो स्पोक्स पर्सन कह रहे थे कि अब सब विधायक करेंगे, तो वो डेमोक्रेसी पार्टी में है, ये उनके अध्यक्ष को पता नहीं, डीके शिव कुमार को। वो चुनाव के नतीजे आने के पहले खड़गे का नाम ले चुके हैं, और नतीजे आने के बाद एक बार फिर खड़गे का नाम ले चुके हैं। तो उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब चीफ मिनिस्टर चाहिए। सिद्धारमैया कपड़े पहन के तैयार हैं। डीके शिव कुमार को लग रहा है कि एटीएम तो मेरा आखिरी चुनाव है सिद्धारमैया। डीके शिव कुमार को लग रहा है एटीएम तो मैं था पूरे चुनाव में, फिर मेरा भी हक बनता है। अभी तो घमासान मचेगा, इतने जल्दी एक दिन में चीफ मिनिस्टर तय नहीं होगा। अभी ये क्या कह रहे हैं त्रिपाठी जी? नहीं, मैं बस ये कह रहा हूं कि देखिए, सिद्धारमैया जी 75 वर्ष के हैं, मुख्यमंत्री बन चुके हैं, जितने प्रयोग उनको अपने शासनकाल में करने थे वो सब कर लिए। डीके शिव कुमार 60+ हैं। डीके शिव कुमार पार्टी को मैनेज कर रहे हैं, लेकिन उनका आखिरी चुनाव है। नहीं, आखिरी चुनाव का मतलब क्या हुआ? बार भी आखिरी था। क्या वो चाहते हैं कि जिस तरह से कमलनाथ जी से दुखी होकर ज्योतिरादित्य सिंधिया जी चले गए उधर, वो हो जाए, या हेमंत विश्व शर्मा असम हो जाए कर्नाटक में? मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी असम हो जाए, मतलब हेमंत विश्व शर्मा क्यों गए? बिस्किट नहीं, मैं कह रहा हूं कि ना हो, आशंका बोलेंगे उसको। होने से पहले तो वहां पर भी नहीं थी ना सर। तो भाजपा के लिए हो गई, संभावना भाजपा के लिए हो गई, आशंका नहीं होनी चाहिए। और मैं भी ये मानता हूं कि इतनी बड़ी जीत है, कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व की असली चुनौती शुरू होती है अब, क्योंकि राज्य जिताने का काम डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया ने कर दिया। अब क्या गांधी परिवार इस चुनौती से निपटेगा, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। कौन होना चाहिए सीएम? नहीं, मुझे तो अगर कहेंगे एक पत्रकार के लिहाज से एक समझ जो